हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्य भिषक क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज हम लोग फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और बहुत सारी नई चीजें भी हम लोगों को आज सीखने को मिलेंगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी कोई क्लास नेक्स्ट अपलोड की जाए वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ये सारे क्वेश्चन गवर्नमेंट पोस्ट के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बड़े ध्यान से ये वीडियोस देखिएगा और सारे क्वेश्चन एंड आंसर नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, मेडिकल साइंस की वह शाखा जो ड्रग और मानव शरीर पर उसके प्रभावों का अध्ययन करती है वो क्या कहलाती है। हम लोग फार्माकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका आंसर फार्माकोलॉजी ही है। तो हमें फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन यहाँ पे बताया गया है, औषध विज्ञान या फार्माकोलॉजी इसका आंसर है। तो ये वो साइंस है जिसमें ड्रग या कोई मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या क्या प्रभाव पैदा करता है, क्या क्या असर दिखाता है, उसका जहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया जाता है उसको फार्माकोलॉजी बोली जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, औषधि के शरीर में अवशोषण, वितरण, उप अपचय तथा उत्सर्जन का अध्ययन कहलाता है। तो औषधि या कोई मेडिसिन आप अगर ले रहे हो, वो बॉडी में कितना अवशोषण हो रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, या कितना डिपोजिशन हो रहा है, कितना स्टोरेज हो रहा है और कितना एक्सक्रीशन हो रहा है, शरीर से बाहर निकल जा रहा है, ये स्टडी जिसमें बताई जाती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स। ओके, फार्माकोकाइनेटिक्स ये इंग्लिश का टर्म है, फार्माकोकाइनेटिक्स। इसको आप ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक। इसका कोई हिंदी टर्म नहीं होता है, इसको आपको इंग्लिश टर्म में ही याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये डेफिनेशंस आपको इसी तरह से मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत औषधि की कार्यविधि तथा मानव शरीर पर उसके फार्माकोलॉजिकल प्रभावों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, फार्माकोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे एक चीज हमें जानने को मिली कि फार्माकोलॉजी में पूरी स्टडी आ जाती है फार्माकोलॉजी में, फिर फार्माकोकाइनेटिक्स आता है और फार्माकोडायनामिक्स आता है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ड्रग आपकी बॉडी में गया, कितना एब्जॉर्ब हुआ, कितना स्टोरेज हुआ, कितना निकल गया बॉडी से, वो सब चीजें फार्माकोकाइनेटिक्स में आती हैं। फार्माकोडायनामिक्स में क्या आता है, ये ड्रग आपके बॉडी में जाके क्या क्या काम कर रहा है, ठीक है, तो वो उसका जो भी फंक्शन है वो आपका फार्माकोडायनामिक्स में आ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लिविंग ऑर्गेनिज्म से उत्पन्न वह सब्सटेंस जिसे जीवाणु को मारने या उसके मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है। इसको बोला जाता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक आपके किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बनाया जाता है, फिर उसके सीरम से इसको एक्सट्रैक्ट करके इसकी मेडिसिन बनाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, एंटीबायोटिक, बायोटिक मीन्स बैक्टीरिया, एंटीबैक्टीरिया, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया या जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मारने के लिए ये एंटीबायोटिक बनाई जाती है और ये लिविंग बॉडी के अंदर ही बनाई जाती है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, बॉडी में से ड्रग उत्सर्जित की जाती है। तो बॉडी में हम लोग जो मेडिसिन खाते हैं वो किसी ना किसी रास्ते से एक्सक्रीशन भी होता है, बॉडी से बाहर भी निकल जाता है। पूरा का पूरा मेडिसिन बॉडी में इस्तेमाल नहीं होता है, वो एक्सक्रीशन हो जाता है जितना उसका बच जाता है। देखिए ऑप्शंस क्या क्या है, किडनी के द्वारा, ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवा, स्वेट तथा बाइल के द्वारा, इंटेस्टाइन के द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो यहाँ पे आपका आंसर है उपयुक्त सभी। ये जितने भी रास्ते बताए गए हैं ये सभी हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। किडनी के द्वारा ये यूरिन में निकलता है। ब्रेस्ट मिल्क, अगर कोई माँ अपने बच्चे को पिला रही है तो माँ का खाया हुआ मेडिसिन बच्चे के शरीर में भी जाता है क्योंकि बच्चा दूध पीता है माँ से, तो मिल्क में भी एक्सक्रीशन होता है, सलाइवा में एक्सक्रीशन होता है, स्वेट में, पसीने में भी एक्सक्रीशन होता है। तो ये सारे रास्ते हैं जिसमें से ड्रग्स एक्सक्रीशन होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से औषधि प्राप्त करने का सोर्स क्या है। तो औषधि हमें कहाँ से मिल सकती है, ऑप्शंस क्या है देखिए, एनिमल एंड प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंथेटिक ओरिजिन या उपयुक्त सभी। तो ये सबको यहाँ पे पता चल गया होगा, उपयुक्त सभी इसका आंसर है।
एनिमल से भी हमें औषधि मिलती है, प्लांट से तो मिलती ही, आयुर्वेद पढ़ने वाले सभी को पता है कि प्लांट से मेडिसिन बनाई जाती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी मेडिसिन बनाई जाती हैं, और सिंथेटिक ओरिजिन जो आपकी मॉडर्न मेडिसिन होती हैं वो सब आपकी लैब में बनती हैं और सिंथेटिक ओरिजिन इसलिए उसको बोला जाता है। सो आपकी ये सारी उपर्युक्त सभी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, किसी ड्रग की अवशोषण दर प्रभावित होती है, तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन कितना होगा। अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन, तो ड्रग आपकी बॉडी में गया और वो कितना एब्जॉर्ब होगा वो किस पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं देखिए, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, साइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या ऑल। सो इसका भी आंसर ऑल है। ये तीनों चीजों पे डिपेंड करता है आप मेडिसिन किस रास्ते में दे रहे हो। अगर आप ओरल दे रहे हो तो उसका एब्जॉर्प्शन कम होता है, अगर आप इंजेक्टेबल दे रहे हो, सीधा आईवी लगा रहे हो, उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, वो ड्रग जाके कितना घुलनशील है, आपने एक गोली खाई, वो गोली आपके पेट में गई और घुली नहीं और ऐसे ही निकल गई, तो उसका कोई असर ही नहीं होगा, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जो गोली घुल जाएगी वो आराम से एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। वैसे ही आपका ड्रग आप किस जगह पे दे रहे हो, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो कौन से साइट पे दे रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है कितना एब्जॉर्प्शन होगा। सो ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, तरल रूप में किसी ड्रग को बॉडी कैविटी में रखना क्या कहलाता है। तो कोई लिक्विड ड्रग अगर आप किसी बॉडी कैविटी के अंदर आप रख रहे हो तो उसका बोला जाता है इंस्टिलेशन। सो इंस्टिलेशन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, घर्षण के माध्यम से किसी ड्रग को स्किन पे अप्लाई करना कहलाता है। तो आप जैसे ऑइंटमेंट लगाते हैं, तेल लगाते हैं, है ना, तो ये बॉडी के ऊपर लगाते हैं, कोई जेल वगैरह लगाते हैं, उसको आप बॉडी स्किन के ऊपर लगा के आप उसको एब्जॉर्ब कराने की कोशिश कर रहे हो, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनक्शन। इनक्शन, ओके। तो ये वेज है, ये आप लोग टर्म्स याद रखिएगा, इनक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, नाइट्रोग्लिसरीन किस रूट से दी जाती है। तो नाइट्रोग्लिसरीन आपकी मेडिसिन है और ये किस रूट से दी जाती है, ये सबलिंगुअल रूट से दी जाती है। सबलिंगुअल का मतलब होता है जीभ के नीचे ये दी जाती है, तो जीभ के नीचे इसका एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी होता है, तो सबलिंगुअल रूट से ये दी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जब किसी ड्रग को अस्थि मज्जा में प्रवेश कराया जाता है तो इस रूट को क्या कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा हड्डी के अंदर इंजेक्शन दिया जा रहा है, जॉइंट्स में इंजेक्शन दिया जा रहा है ना, तो सभी का नाम अलग अलग है। अगर आप हड्डी के अंदर इंजेक्शन दे रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रामेडुलरी। हड्डी के अंदर जो हमारी मज्जा पाई जाती है, तो मज्जा के अंदर आपको इंजेक्शन पहुंचाना होता है, वो ड्रग पहुंचाना होता है, तो इसको बोला जाता है इंट्रामेडुलरी इंजेक्शन। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जब किसी मेडिसिन को स्पाइनल कैविटी में दिया जाता है तब इस रूट को क्या कहते हैं। तो स्पाइनल कैविटी आप सभी को पता है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रे की जो बोन्स होती हैं पीठ पे, रीढ़ की हड्डी होती है, उसके अंदर स्पाइनल कैविटी मौजूद होती है, जिसमें आपका स्पाइनल नर्व, आपका स्पाइनल कॉर्ड ट्रैवल करता है, उसमें से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। तो आप लोगों को सभी को ये पता होगा। और अगर आप उसमें आप इंजेक्शन दे रहे हो, स्पाइनल कैविटी में आप इंजेक्शन पहुंचा रहे हो, तो इस रूट को हम लोग बोलते हैं इंट्राथेकल रूट। ओके, ऑप्शन ए इंट्राथेकल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, पेनिसिलिन की टेस्ट डोज किस रूट से दी जाती है। तो पेनिसिलिन इंजेक्शन आप लोगों ने सभी ने सुना होगा पहले भी। अगर आपको इसका टेस्ट करना है ना, हम लोग सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, ये ड्रग का इंजेक्शन अगर आप लगा दोगे कोई रिएक्शन कर जाएगा, है ना, तो इसलिए थोड़े से डोज में, कम डोज में आपको उसको टेस्ट करना होता है। तो ये सबको आई थिंक पता चल गया है इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है इंट्राडर्मल। यस, वेरी गुड। सो इंट्राडर्मल इंजेक्शन आपको देना होता है, उसके बाद आपको देखना होता है, वहां पे एक राउंड हम लोग लगा देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसका रिएक्शन कुछ हो रहा है कि नहीं। सो हाथ में आप लोग दे सकते हो, 4 आर्म में यहाँ पे एक इंट्राडर्मल इंजेक्शन, थोड़ा सा डोज दिया जाता है, फिर वहां पे एक राउंड लगा दिया जाता है। सो इसको टेस्ट डोज बोला जाता है। ठीक है, सो इंट्राडर्मल आपका सही आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। जब एक ड्रग त्वचा की परतों में से होकर एरियोलर टिश्यू में दिया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है? तो त्वचा मतलब स्किन से आपको देना है और फैट लेयर तक पहुंचना है, एरियोलर टिश्यू तक पहुंचना है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन। सबक्यूटेनियस, क्यूटेनियस, क्यूटा मतलब स्किन, सबक्यूटेनियस स्किन की लेयर हो गई, स्किन की लेयर के नीचे आपकी एरियोलर टिश्यू होती है, तो यहाँ तक आपको इंजेक्शन पहुंचाना होता है, इसको सबक्यूटेनियस बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। सुरक्षित दवा देने के लिए नर्स को ड्रग ऑर्डर में किस तथ्य का ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए? सो बेसिकली नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए काफी सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, सो नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लोगों को ये बहुत हेल्प करेगा। देखिए क्या है, क्या क्या इसमें ऑप्शन है, आपको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? ड्रग तथा पेशेंट का नाम, ड्रग की डोज तथा रूट, ड्रग तथा फिजिशियन के हस्ताक्षर, डेट तथा फिजिशियन के हस्ताक्षर, या उपर्युक्त सभी। तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है जब आप किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाने जा रहे हो, कोई मेडिसिन देने जा रहे हो, तो उस पे आपको ध्यान से चेक करना है कि कौन सी मेडिसिन लिखी है, पेशेंट का नाम सही है कि नहीं। एक पेशेंट का पर्चा उठाया आपने, दूसरे पेशेंट को वो इंजेक्शन लगा दिया, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए पेशेंट को पूछना है ये उसका नाम यही है कि नहीं। तो पर्चे पे जो दवाई लिखी है वो कैसे देनी है, इंजेक्टेबल आईवी देनी है, आईएम देनी है, ओरल देनी है, किस रूट से उसको देना है वो भी आपको ध्यान से पढ़ना है, डोज कितना देना है, कितनी मात्रा में देना है वो भी आपको पढ़ना है, और डेट तो बहुत ध्यान से देखना है। आज का प्रेस्क्रिप्शन है कि 4 दिन पहले का प्रेस्क्रिप्शन है वो भी देखना है ना। तो आज की डेट पड़ी है और जिस डॉक्टर ने लिखा है उसके साइन भी होने हैं वहां पे, तो वो आपको चेक करना है डॉक्टर ने ही लिखा है दवाई कि किसी और ने लिखा है, कोई और आके उस पे दवाई लिख के चला गया, फिर आपने उसको लगा दिया, फिर उसको कुछ रिएक्शन हो गया, फिर डॉक्टर आके आपको डांटेगा कि हमने तो ये दवाई लिखी ही नहीं थी, आपने कैसे लगा दी। इसलिए आपको ये सारी चीजें पर्टिकुलरली चेक करनी है, उसके बाद जाके उसको वो मेडिसिन देना है, ठीक है। तो ये उपर्युक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के संबंधित निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी आप जो मेडिसिन दे रहे हो उसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या लिखा है। जब ड्रग इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है तब उसका बहुत जल्दी प्रभाव होता है। हाँ, बहुत जल्दी प्रभाव होता है। अगर इंजेक्शन आप दे रहे हो डायरेक्टली आप खून में ही पहुंचा दे रहे हो, है ना, तो उसका असर जल्दी आपको देखने को मिलेगा। पेरेंटरल रूट से मेडिसिन सीधे ब्लड में जाती है, अतः किसी प्रकार के अवशोषण की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी बिल्कुल सही आंसर, सही ऑप्शन है ना, कि पेरेंटरल रूट यानी जो इंजेक्शन हम लगाते हैं उसको पेरेंटरल रूट बोला जाता है। सो पेरेंटल रूट में हम तो सीधा ब्लड में ही पहुंचा देते हैं, और जो दवाई हम खाते हैं वो क्या होता है, वो खाना खाओ, वो डाइजेशन होगी, वो दवाइयाँ एब्जॉर्प्शन होगी, फिर फाइनली वो जाके खून में पहुंचेगी और पूरे शरीर में सर्कुलेट करके अपना असर दिखाएगी। डायरेक्टली आपने खून में दवाई दे दी तो ये सारा प्रोसीजर अवशोषण एब्जॉर्प्शन ये सब कुछ होने का जरूरत ही नहीं है, सीधा खून में पहुंच गया, सीधा उसने असर दिखाना शुरू कर दिया, तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है देखिए, पेरेंटरल रूट को अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए भी काम में लाया जा सकता है ना। तो कोई पेशेंट अगर बेहोश है तो उसमें भी आप इंजेक्शन लगा के दवाई आराम से उसकी बॉडी में पहुंचा सकते हो, तो ये भी सही है। इसलिए उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर है, तो सारे ही ऑप्शंस आपके सही है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आइए स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। एडल्ट डोज की तुलना में चाइल्ड डोज कम होती है, बिल्कुल सही है। एडल्ट डोज जितनी होगी पेशेंट की चाइल्ड डोज हमेशा कम होती है, बच्चे में कम मात्रा में मेडिसिन दी जाती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, महिला मरीज को दवा देते समय प्रेगनेंसी, लैक्टेशन तथा मेंस्ट्रुएशन आदि फैक्टर्स में ध्यान में रखा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है ऑप्शन। अगर फीमेल पेशेंट है तो वो प्रेग्नेंट है कि नहीं, लैक्टेशन मतलब दूध पिला रही है क्या बच्चों को, या मेंस्ट्रुएशन तो उसका नहीं चल रहा है, ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी, क्योंकि कोई मेडिसिन हो सकता है उस पर बुरा असर दिखा दे, है ना। ऑप्शन सी देखिए क्या लिखा है, दवा देते समय में नर्स को 5 राइट्स, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट टाइम और राइट मेथड का ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है
5 राइट्स, इसको आपको याद कर लीजिए आप ये, ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, उपयुक्त सभी, इसलिए सही आंसर होगा। आपका पेशेंट सही होना चाहिए, ड्रग जो आप मेडिसिन दे रहे हो वो सही होना चाहिए, सही डोज में आपको देना चाहिए, सही टाइम पे देना चाहिए और सही मेथड से देना चाहिए। खाने के लिए लिखा है तो खाने के लिए ही दो, ठीक है। और इंजेक्शन लिखा है तो इंजेक्शन ही दो। ऐसा नहीं कि इंजेक्शन वाली बोतल खोल के आप पिला दोगे तो वो काम थोड़ी करेगा। इसीलिए जैसा लिखा है उसी तरह से आपको उसे देना है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, 5 राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बाकी चीजें भी आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, दर्द निवारण के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है? तो पेन किलर्स दिए जाते हैं। पेन किलर्स को क्या बोला जाता है? एनाल्जेसिक बोला जाता है। इसका टर्म है एनाल्जेसिक। ये होती हैं पेन किलर्स, ठीक है। तो दर्द आपको जहाँ पे हो रहा है वहां पे हम लोग ये एनाल्जेसिक यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, फीवर को कम करने में सहायक ड्रग कौन सा होता है? तो फीवर का जो एंटी फीवर जिसको बोलते हैं, जिसको बोला जाता है एंटीपायरेटिक। तो एंटीपायरेटिक आपका सही ऑप्शन है, ये बुखार कम करने वाली मेडिसिन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, एपिलेप्सी के मरीजों में दौरों को रोकने तथा ठीक करने के लिए कौन सी ड्रग काम में ली जाती है? तो एपिलेप्सी के पेशेंट जिनको दौरे आते हैं, ऐसे पेशेंट्स को अगर आप लोग ट्रीटमेंट दे रहे हो तो वो जो मेडिसिन आप दे रहे हो उसको क्या बोला जाएगा? एंटी कन्वल्सेंट। दौरों का इंग्लिश टर्म है कन्वल्जन, सो एंटी कन्वल्सेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। नंबर 21 देखिए, पॉइजन के प्रभावों को कम करने के लिए कौन सा सब्सटेंस दिया जाता है? ये है एंटीडोट्स, ओके। तो पॉइजन को काटने के लिए आपको एंटीडोट्स देना पड़ता है। तो ये आप लोग टर्म्स बड़े ध्यान से पढ़िएगा, उल्टा पुल्टा मत करिएगा, इसको बड़े ध्यान से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 देखिए, कृमियों को डिस्ट्रॉय करने के लिए या बाहर निकालने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? जो कृमि को निकालता है वो होता है एंटी हेलमिंथिक्स, एंटी हेलमिंथिक्स, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, खुजली को दूर करने में कौन सा काम में लाया जाता है? जो खुजली को हटाता है उसको बोला जाता है एंटी प्रूराइटिक। ये सारे टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। सो एंटी प्रूराइटिक यूज किया जाता है खुजली को मिटाने के लिए। नौशिया और वोमिटिंग, अगर उल्टी आ रही है, उबकाई आ रही है, तो उसको रोकने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एंटी इमेटिक्स। ऑप्शन बी आपका लिखा है, देखिए एंटी इमेटिक्स। इमेसिस मतलब उल्टी होना, तो इसको रोकने के लिए एंटी इमेटिक्स। वैसे ही ऊपर वाला प्रूराइटिस मतलब खुजली होना, सो प्रूराइटिस को रोकता है एंटी प्रूराइटिक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25, रक्त में हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने के लिए कौन सा एजेंट दिया जाता है? ना हेमाटेनिक्स, ओके। ऑप्शन ए है हेमाटेनिक्स, हेमा ब्लड, टेनिक्स जो बढ़ाता है, ठीक, हेमाटेनिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26, यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी ड्रग काम में आती है? अगर आपको यूरिन का क्वांटिटी बढ़ाना है तो आपको देना है डाईयूरेटिक्स, तो हम लोग डाईयूरेटिक्स बोलते हैं, जो यूरिनेशन कराता है। यूरेटिक्स है ना, यूरिनेशन कराता है, यूरिनेशन को बढ़ा देता है, सो डाईयूरेटिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27, ड्रग जो रक्त वाहिकाओं को फैलाकर बीपी को कम करता है उसको क्या बोलते हैं? रक्त वाहिका को फैला देता है, मतलब क्या होता है, जैसे हमारी रक्त की नलियां होती हैं, सपोज इतनी पतली है रक्त की नली, ठीक है, और इसमें जो खून आपका ब्लड फ्लो कर रहा है वो बीपी आपका बना रहा है ना, ब्लड प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, है ना, तो क्या होगा, ये खून बहुत तेजी से फिर ट्रेवल करने लगेगा, इसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा और ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैसोडायलेटर देंगे। वैसोडायलेटर देने से क्या होगा, ये जो आपकी नली है वो थोड़ी सी और चौड़ी हो जाएगी। जब चौड़ी हो जाएगी उतना ही खून यहाँ पे उसका प्रेशर कम हो जाएगा, है ना, खून का प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसको वैसोडायलेटर बोला जाता है। वैसो मीन्स आपकी वेसल्स, ब्लड वेसल्स, डायलेटर जो उसको चौड़ा करते, तो वैसोडायलेटर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28,
कार्डियोटॉनिक्स वे ड्रग हैं जो निम्न में से ठीक करने में काम आती हैं। सो कार्डियोटॉनिक्स क्या करती है? कार्डियो मीन्स हार्ट, सो हार्ट के ऊपर ये इफेक्ट दिखाती है। टॉनिक्स मीन्स टोन बढ़ाती है मसल्स का। सो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हार्ट रेट तथा कार्डियक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, सो ये कार्डियोटॉनिक्स है, कार्डियक मसल्स को ये टोन करती है, उनकी एक्टिविटी को ये बढ़ाती है। सो हार्ट रेट बढ़ाती है और कार्डियक मसल के कॉन्ट्रैक्शन को ये बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है 29। एंग्जियोलाइटिक्स वे ड्रग हैं जो एंग्जियोलाइटिक्स क्या करते हैं? एंजाइटी को कम करते हैं। तो देखिए कहाँ लिखा है? ऑप्शन बी, एंजाइटी को दूर करने में काम आती है। एंजियो एंजाइटी, लाइटिक्स जो कम करता है या काटता है। ठीक है, तो एंजाइटी को जो दूर करता है। नेक्स्ट है नंबर 30 देखिए, माइड्रिएटिक्स वे ड्रग है जो माइड्रिएटिक्स क्या करते हैं? ये आंखों की प्यूपिल को फैला देते हैं, डायलेट कर देते हैं। प्यूपिल डायलेटर्स भी हम इसको बोलते हैं, प्यूपिल डायलेटर्स। ठीक है, आंखों की जो पुतली होती है, आंखों की ऐसे पुतली होती है बीच में, ये डायलेट होती है या फिर छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है, इस तरह से, है ना। तो ये बड़ी कर देती है, डायलेटर प्यूपिल को बड़ी कर देती है। सो इसको माइड्रिएटिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्या लिखा है देखिए, मायोटिक्स वे ड्रग हैं जो मायोटिक्स क्या करते हैं? ये प्यूपिल को सिकुड़ा देते हैं, छोटा कर देते हैं। सो आंख की प्यूपिल को ये सिकुड़ा देती है, ये इसका सही आंसर है। सो प्यूपिल अगर इतना बड़ा है, ये छोटा कर देगा, इसको मायोटिक्स बोला जाता है। प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टर्स भी बोला जाता है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टर्स। ओके, एक होता है प्यूपिल डायलेटर्स, दूसरा होता है प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टर्स, ये प्यूपिल को छोटा करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 देखिए, हिप्नोटिक्स वे ड्रग है। सो हिप्नोटिक्स क्या करते हैं? हिप्नोटिक्स आपको नींद कराते हैं। ठीक है, तो हिप्नोटिक्स ऑप्शन बी देखिए, नींद को इंड्यूस कराता है, आप एक निद्रा में चले जाते हैं हिप्नोटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। गैलेक्टोगॉग वो ड्रग है जो गैलेक्टोगॉग क्या कराता है? गैलेक्टो मीन्स मिल्क, सो ये ब्रेस्ट मिल्क के सिक्रेशन को बढ़ाती है। टर्म्स सारे डेफिनेशंस आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत इसमें से। गैलेक्टोगॉग आपके ब्रेस्ट मिल्क के सिक्रेशन को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है 34 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के एंटरल रूट में शामिल नहीं है? सो एंटरल रूट में शामिल कौन सा नहीं है? एंटरल मतलब आपके एंटेरिक सिस्टम में जो जा रहा है, जीआईटी में जो जा रहा है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम आपके माउथ से शुरू होता है और सारा उसमें स्टोमक वगैरह सब आ जाता है और लास्ट में ये रेक्टम पे एंड होता है ना। तो इस तरह का है ये पूरा जीआईटी सिस्टम आपका। सो इसको एंटेरल रूट या एंटेरिक रूट बोला जाता है। और इसमें कौन सा नहीं जाता है इसने पूछा है। सो ओरल जाएगा, रेक्टल भी जाएगा, रेक्टम भी है इसमें, ओरल भी है, सबलिंगुअल भी जाएगा। सबलिंगुअल भी आप जीभ के नीचे ही दे रहे हो तो वो भी आपके ऑटोमेटिकली आपके पेट में ही जाएगा, है ना, मेडिसिन। सो ये जो सबक्यूटेनियस है ये आपका एंटरल रूट में नहीं जाएगा। सबक्यूटेनियस आप स्किन में देते हैं इंजेक्शन, है ना, स्किन के नीचे। सो ये आपके जीआईटी सिस्टम के अंदर नहीं जाएगा, ये स्किन से एब्जॉर्ब होगा। सो ये एंटरल रूट में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से आईवी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लाभ क्या है? आईवी इंजेक्शन आप लोग लगाते हो, इंट्रावीनस इंजेक्शन हम इसको बोलते हैं। तो ऑप्शंस क्या क्या देखिए, इमरजेंसी कंडीशन में उपयोगी होता है, अधिक मात्रा में ड्रग दी जा सकती है, ड्रग का रेस्पॉन्स बहुत तेजी से होता है ना, और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आप लोगों को पता ही चल गया होगा, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। तो ये इमरजेंसी में भी आप आईवी लगा सकते हो, तुरंत इसका एक्शन दिखाता है, और लार्ज डोज में भी आप इसमें मेडिसिन डाल सकते हो। अगर ओरल आप लार्ज डोज में मेडिसिन ले लोगे, एक टैबलेट के बजाय 4 टैबलेट ले लोगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा आपको इरिटेशन, गैस्ट्रिक इरिटेशन होने लग जाएगा। लेकिन आईवी आप काफी सारी मेडिसिन हैं जो जरूरत पड़ने पर आप मैक्सिमम डोज में भी दे सकते हो।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। दवा देने के इंट्रा आर्टिकुलर रूट में इंजेक्शन दिया जाता है। अगर इंट्रा आर्टिकुलर बोला जा रहा है तो ये इंजेक्शन कहाँ पे लगाया जाएगा? ये आपके जॉइंट्स में लगाया जाएगा, ठीक है। ये आर्टरीज या आर्टरिया ये सब नहीं सोचना है। आर्टिकुलर मतलब होता है जॉइंट्स। तो जॉइंट्स में जो इंजेक्शन दिया जाता है, जैसे घुटनों में इंजेक्शन लगाया जाता है, आप लोगों ने काफी सुना भी होगा कि मेरे घुटनों में पेन था और मैं इंजेक्शन लगवा के आई हूँ, घुटनों के बीच में इंजेक्शन लगाया गया है, तो उसको इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन बोला जाता है। तो इसको जॉइंट्स में लगाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा आईवी रूट का डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज मतलब कमी क्या है? तो देखिए क्या है, यदि अधिक मात्रा में डोज इंजेक्ट दी जाए तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। बिल्कुल सही है ये, है ना। अगर आपने ज्यादा डोज में एक इंजेक्शन की जगह 4 इंजेक्शन लगा दिए, फिर आप उसको नहीं निकाल सकते हो, वो तो ब्लड में चला गया ना। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। केवल ट्रेन्ड व्यक्ति ही इस रूट का प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल, अगर आपको पता ही नहीं है, आईवी वेन आपको मिलेगी नहीं, आपको पता नहीं चलेगा वेन कौन सा है, आप उस पे इंजेक्शन लगा रहे हो, है ना। जो ट्रेनिंग जिसने ली है, जिसने आप लोगों की तरह नर्सिंग का कोर्स किया है, डॉक्टर जो बने हैं, फार्मेसी का कोर्स किया है, उन लोगों को पता है, क्योंकि उन लोगों को प्रैक्टिकल्स में ट्रेनिंग दी जाती है इसकी। तो वो लोग ही सिर्फ ये लगा सकते हैं, कॉमन पीपल कोई नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है, देखिए, इन्फेक्शन तथा एयर एम्बोलिज्म की संभावना रहती है। बिल्कुल रहती है। अगर आप इंजेक्शन दे रहे हो, आप वो सुई आप साफ वाली, स्टेरिलाइज्ड वाली इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है ना। पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। एयर एम्बोलिज्म भी हो सकता है। अगर आपने इंजेक्शन देने से पहले उसमें से वो लास्ट जो एयर का बबल होता है वो आपने नहीं निकाला है, तो क्या होगा, वहां पे एयर एम्बोलिज्म होने का भी खतरा रहता है पेशेंट्स में, है ना। इसीलिए बड़े ध्यान से आपको आईवी रूट की जो भी मेडिसिन है वो आपको बड़े ध्यान से सब कुछ ध्यान में रख के आपको लगाना पड़ेगा। सो उपयुक्त सभी इसका आंसर है, तीनों ही इसके डिसएडवांटेज हैं और ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। अनकॉन्शियस पेशेंट में ड्रग देने के लिए कौन सा प्रिफर्ड रूट है? तो अगर कोई पेशेंट बेहोश हो तो उसको कैसे दिया जा सकता है? उसको क्या आप खिला सकते हैं? मेडिसिन नहीं खिला पाएंगे, उसको इनहेल भी नहीं करा पाएंगे, इंटरल रूट में आप पहुंचा ही नहीं पाएंगे दवाई को। तो उसको इंट्रावेनस ही दिया जाएगा। जो भी इंजेक्शन आपको लगाना है, इंट्रावेनस आप लगा तो वो पेशेंट बेहोश है तो बेहोश रहे, उसकी बॉडी में मेडिसिन अपना इफेक्ट दिखाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा इंजेक्शन का कॉम्प्लिकेशन है? तो इंजेक्शन का कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है? देखिए, संक्रमण, इन्फेक्शन हो सकता है, पायरोजेनिक प्रतिक्रिया हो सकती है, पायरोजेनिक रिएक्शन हो सकता है जिसमें आपको फीवर आता है, पायरोजेनिक में फीवर आता है, ठीक है। तो बहुत सारे इंजेक्शन है जिसको लेने के बाद आपको फीवर भी आता है। ऊतक आघात, टिश्यू ट्रॉमा हो सकता है। इंजेक्शन अगर आपने सही से नहीं लगाया तो अंदर की टिश्यू में डैमेज हो सकती है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40। एक ही स्थान पर बार बार इंजेक्शन लगाने से क्या हो सकता है? तो एक ही स्थान पे अगर हम लोग बार बार इंजेक्शन लगाएंगे तो स्किन इंड्यूरेशन तथा स्कार निर्माण हो सकता है, नर्व्स की इंजुरी हो सकती है, रक्त वाहिनियों की दीवारों में भी इंजुरी हो सकती है ना। तो यहाँ पर भी उपयुक्त सभी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। इंजेक्शन लगाने हेतु साइट का चयन निम्न पर निर्भर करता है। तो इंजेक्शन आपको कहाँ देना है? तो क्या विचार करके आप इंजेक्शन देंगे, कहाँ कैसे देना है, कहाँ देना है? तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या है। दवा दिए जाने वाले रूट पर, तो दवा जो दी जा रही है वो किस रूट में देना सही रहेगा। दी जाने वाली दवा की मात्रा पर, कितनी मात्रा में देनी है उस पर भी डिपेंड करता है ना। दी जाने वाली दवा के कैरेक्टरिस्टिक पर, तो ये किस तरह की दवा है, कोई गैस्ट्रिक इरिटेंट तो नहीं है। गैस्ट्रिक इरिटेंट है तो आप खिला नहीं सकते हो, उसको आपको इंजेक्शन के माध्यम से ही देना पड़ेगा, है ना। तो ये तीनों चीजों का ध्यान रख के आपको साइट का चयन करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। 5% ग्लूकोज सलाइन का अर्थ क्या है? तो 5% ग्लूकोज सलाइन, ठीक है, ग्लूकोज भी है इसमें और सलाइन मीन्स थोड़ा सा नमक भी है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा प्रत्येक 100 ml में 5 ग्राम ग्लूकोज तथा 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड
अगर मिला हुआ है तो हम इसको 5% ग्लूकोज सलाइन सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, 100 ml में 5 ग्राम ग्लूकोज और 0.9 ग्राम आपका सोडियम क्लोराइड रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इंजेक्शन देने से पूर्व नर्स को समर्थ होना चाहिए। तो इंजेक्शन अगर कोई लगाने जा रहा है तो नर्स की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। देखिए, उपर्युक्त इक्विपमेंट का चयन करने में, तो कौन से इक्विपमेंट से उसको काम करना है वो उसको पता होना चाहिए। सही साइट का चयन करने में, इंजेक्शन उसको कहाँ लगाना है ना, वो भी उसको पता होना चाहिए। डिजायर्ड मेडिकेशन तैयार करने में, तो जो इंजेक्शन वो लगा रही है उसको बनाना भी पड़ता है ना। बहुत सारी इंजेक्शन डाइल्यूशन में दी जाती है, कितना डिस्टिल वाटर मिलाना है, कुछ इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में आते हैं, उसको फिर बनाना होता है, तो ये सारी चीजें उसको आनी चाहिए। तो उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर है, सारे काम उसको आने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। मलेरिया के उपचार हेतु आईवी क्विनाइन सल्फेट के साथ किसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो अगर आप लोग आईवी क्विनाइन सल्फेट दे रहे हो तो इसके साथ आपको ग्लूकोज मिला के देना चाहिए। ठीक है, सो मलेरिया के ट्रीटमेंट में आपको ग्लूकोज आपका सही आंसर है, ग्लूकोज मिला के उसको देना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। सिरिंज तथा नीडल के चयन में निम्न में से कौन सा फैक्टर ध्यान में रखना चाहिए। कौन सा सीरीज लेना है और कौन सा नीडल, उसमें कितने नंबर का नीडल होना चाहिए, वो चयन करने से पहले आपको क्या क्या पता करना है, क्या क्या ध्यान में रखना है। रूट जो ऑर्डर दिया गया हो, कौन से रूट में आपको देना है। मेडिकेशन सॉल्यूशन की विस्कोसिटी कितनी है ना। अगर ज्यादा मोटा है, वो जो सॉल्यूशन बन रहा है वो ज्यादा मोटा है तो आपको मोटा नीडल लेना पड़ेगा। अगर पतला है तो आप पतले नीडल से दे सकते हो। दी जाने वाली मेडिसिन की मात्रा कितनी है, तो ज्यादा मात्रा में है तो मोटा नीडल आपको यूज करना पड़ेगा, कम मात्रा में है तो पतले नीडल से आप दे सकते हो, छोटे सिरिंज से दे सकते हो, है ना। तो उपर्युक्त सभी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। मायोकार्डियल इंफार्क्शन के मरीज में निम्न में से कौन सी ड्रग सबसे पहले दी जानी चाहिए। अगर मायोकार्डियल इंफार्क्शन का कोई पेशेंट आपके पास आता है तो उसको सबसे पहले एस्पिरिन एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। सो एस्पिरिन आपका सही आंसर है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन में क्या होता है, हार्ट की किसी एरिया को ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण वो एरिया उसकी इंफार्क्शन डेवलप हो जाती है। ठीक है, काफी सीवियर पेन होता है इसमें। ऐसा कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है तो उसको सबसे पहले आप एस्पिरिन दोगे। ब्लड थिनिंग एजेंट होती है तो ये ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती है, तो जहाँ पे ब्लड नहीं पहुंच रहा है उस एरिया को भी थोड़ा बहुत ब्लड सर्कुलेट होने लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। नीडल्स के सिलेक्शन में नर्स को ध्यान देना चाहिए। नीडल में क्या ध्यान देना चाहिए, बेवल शार्प तथा बिना हुक वाला होना चाहिए। नीडल साइज स्मॉलेस्ट गॉज की होनी चाहिए। नीडल सिरिंज से अच्छी तरह फिट होनी चाहिए, या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर है। इन सारी चीजों का ध्यान उसको रखना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। पैरासिटामोल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सो पैरासिटामोल सभी यूज करते हैं बुखार जब आता है ना। तो क्या क्या इसके बारे में लिखा गया है, देखिए। इसका एनाल्जेसिक एवं एंटीपायरेटिक एक्शन होता है। एनाल्जेसिक मींस पेन किलर, एंटीपायरेटिक मींस बुखार, फीवर को जो कम करता है। तो ये सही है, पेन किलर भी है, बुखार भी कम करता है। यह वीक एंटी इंफ्लेमेटरी का गुण रखता है, थोड़ी बहुत सूजन भी कम करता है ये। यह अधिक डोज देने पर हेपाटोटॉक्सिक होता है, तो अगर आप ज्यादा डोज में दे देंगे तो ये आपके लीवर को डैमेज कर सकता है, हेपाटोटॉक्सिक होता है, इसलिए उपर्युक्त तो सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। 5% डेक्सट्रोज इन नॉर्मल सलाइन इज। अगर नॉर्मल सलाइन में 5% डेक्सट्रोज आप दे रहे हैं तो वो होगा आपका हाइपरटोनिक फ्लूइड। ठीक है, हाइपरटोनिक फ्लूइड। सो हाइपरटोनिक फ्लूइड में क्या होता है, इसमें फ्लूइड का कंसंट्रेशन आपके बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए इसको हाइपरटोनिक फ्लूइड बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। एस्पिरिन या एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के बारे में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सो क्या है, देखिए लिखा है
एस्पिरिन का एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एवं एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है, ये सही है। एस्पिरिन गैस्ट्रिक अल्सर एवं जीआई ब्लीडिंग करा सकता है, ये भी सही है। एस्पिरिन प्लेटलेट एग्रीगेशन को बढ़ाकर ब्लड कोएगुलेशन में मदद करता है, ये गलत है, ठीक है। तो एस्पिरिन क्या करता है, ये ब्लड कोएगुलेशन नहीं कराता है, ये ब्लड को थिन कराता है, ठीक है, खून को पतला करता है, वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन होने नहीं देता है। सो ये आपका सही नहीं है, ये वाला ऑप्शन। बाकी एस्पिरिन रूमेटॉइड और आर्थराइटिस में सिम्प्टोमेटिक रिलीफ प्रदान करता है, ये भी सही है, ठीक है। ये थोड़ा सा पेन किलर का भी काम करता है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पेन वेन थोड़ा सा ये कम कर देता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर है, ये ब्लड कोएगुलेशन नहीं कराता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सो देखिए क्या लिखा है, इसमें 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के रूप में होता है, बिल्कुल होता है। NS एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आपकी बॉडी फ्लूइड जो है उसके साथ इसका कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है, ठीक है, इसलिए ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर तथा पल्मोनरी एडिमा में NS का इन्फ्यूजन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो पल्मोनरी एडिमा अगर हो या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो तो वहां पे आपको NS का इन्फ्यूजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसमें एडिमा और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा फ्लूइड सॉल्यूशन एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन है, नंबर 1 है आपका रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन और नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, ये दोनों A एंड C आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ये 0.45% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन नहीं है, बाकी ये दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये आपके बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन से बिल्कुल मैच करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा IV फ्लूइड सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक मींस इस फ्लूइड का कंसंट्रेशन आपके बॉडी फ्लूइड से कम रहेगा, ठीक है। सो कौन सा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, देखिए ऑप्शंस क्या क्या है, 0.25% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, 2.5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, 0.45% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, उपर्युक्त सभी। सो ये उपर्युक्त सभी इसका आंसर है, ये तीनों ही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो बॉडी फ्लूइड से इनका कंसंट्रेशन आपका लो रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, ग्रेन का सिंबल है, ग्रेन का सिंबल क्या है, GR डॉट। सो ऑप्शन बी GR डॉट आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, मीट्रिक सिस्टम में वेट की मानक इकाई कितनी होती है। सो मीट्रिक सिस्टम में वेट की मानक इकाई होती है किलोग्राम। सो ऑप्शन ए किलोग्राम आपका सही आंसर है। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, पाउंड में इसका हिसाब करना है, 1 किलोग्राम होता है आपका 2.2 पाउंड। सो 2.2 पाउंड, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, क्वांटिटी ऑफ एड्रेनालिन इन 100 ml ऑफ 1 in 1000 सॉल्यूशन इज। सो 1 in 1000 अगर लिखा है तो उसमें एड्रेनालिन आपका 100 ml में कितना एड्रेनालिन होना चाहिए, 0.1 ग्राम एड्रेनालिन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, 1 आउंस बराबर कितना होता है। 1 आउंस होता है आपका 30 ml, ओके। सो 30 ml को हम लोग 1 आउंस बोलेंगे। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन 59, 1 आउंस ग्राम में कितना होता है, ग्राम में ये होता है 28 ग्राम, ठीक। सो ml में 30 ml होता है और ग्राम में 28 ग्राम होता है। नेक्स्ट है 61 गैलन कितना होता है, 1 गैलन होता है 4000 मिलीलीटर यानी 4 लीटर के बराबर। सो 4 लीटर आपका 1 गैलन होता है। नेक्स्ट है 61, निम्न में से कौन सी दवा बढ़े हुए इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम करने में उपयोगी होती है। तो अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो, ब्रेन के अंदर का प्रेशर बढ़ा हुआ हो, तो वहां पे हम लोगों को मैनिटोल लगाना होता है। मैनिटोल आपके ब्रेन के प्रेशर को कम करता है। सो IV लगाना होता है ये, और मैनिटोल आपको बॉटल आती है वो हम लोग सीधा चढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, 1 लीटर नॉर्मल सलाइन बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड की कितनी मात्रा आवश्यक होती है।
सो कितनी मात्रा इसकी आवश्यक होती है? इसकी होती है 9 ग्राम। सो 9 ग्राम आपको 1 लीटर में मिलाना है, तब जाके आपका नॉर्मल सलाइन बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन। 1 पिंट बराबर कितना होता है? सो 500 ml को 1 पिंट बोला जाता है। सो ये थोड़ा सा आपका मेजरमेंट सिस्टम्स हैं, उसमें कन्वर्जन्स रहती हैं। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आप कन्वर्ट कर रहे हो तो कितना कितना होता है, इस तरह से आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के इलाज में कौन सी दवा उपयोगी होती है? सो ऑर्गेनोफॉस्फोरस एक पॉइजन है। अगर इसको कोई पेशेंट खा के आया है तो उसको हमें एट्रोपिन लगाना होता है, ठीक है। ऑप्शन बी एट्रोपिन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। हीमोडायलिसिस के दौरान ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए कौन सी ड्रग काम में आती है? सो हीमोडायलिसिस जब कराया जाता है तब अगर ब्लड क्लॉट हो जाए तो डायलिसिस का प्रोसेस रुक जाएगा वहां पे, है ना, वहां पे ब्लॉक उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए ब्लड क्लॉट नहीं होने देना है। तो ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए कौन सा मेडिसिन दिया जाता है? हेपारिन दिया जाता है। सो हेपारिन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। 1 टीस्पूनफुल बराबर कितना होता है? तो 1 TSF हम लोग लिखते हैं, सिरप वगैरह जब लिखते हैं तो 1 TSF मतलब होता है 5 ml। सो 1 टीस्पूनफुल आपका 5 ml सही आंसर है। 1 टेबल स्पून फुल कितना होता है? 15 ml होता है ये। सो ऑप्शन सी 15 ml आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। 1 लीटर बराबर कितना होता है? सो 1 लीटर होता है आपका 2 पिंट्स। तो 2 पिंट आपका सही आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69। 5% डेक्सट्रोज एक है, तो 5% डेक्सट्रोज आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ऑप्शन ए आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। मैनिटोल एक है, मैनिटोल क्या है? देखिए ऑप्शंस में दिया है आइसोटोनिक सॉल्यूशन और ऑस्मोटिक डायूरेटिक, दोनों ही ये सही आंसर है। हाइपरटोनिक नहीं है, ये आइसोटोनिक है और आपका ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, ठीक है। तो इसके दोनों ही एक्शन से दोनों ए एंड सी आपका सही आंसर है, ऑप्शन डी। तो ये दोनों सही है। ये डायूरेसिस करा के ब्रेन में जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करता है, एडिमा को कम करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। 2.5% डेक्सट्रोज इन नॉर्मल सलाइन है, तो 2.5% डेक्सट्रोज जब आप मिला देते हो नॉर्मल सलाइन में तो वो आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाता है। सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से कौन सा फ्लूइड सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है? तो हाइपरटोनिक कौन है? देखिए 5% डेक्सट्रोज इन NS, 5% डेक्सट्रोज इन हाफ NS, 5% डेक्सट्रोज इन RL। सो ये उपयुक्त तो सभी। सो आपका NS और RL जो होते हैं वो आइसोटोनिक होते हैं, इनमें अगर 5% डेक्सट्रोज आप मिला देंगे तो ये हाइपरटोनिक बन जाएंगे, इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से कौन सा विटामिन एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के रूप में जाना जाता है? सो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन आपका होता है विटामिन ई, ये आपका ऑप्शन बी विटामिन ई सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से कौन सा एक एंटी इमेटिक ड्रग है? एंटी इमेटिक आपका देखिए क्या क्या दिया है, मेटोक्लोप्रामाइड, डोम्पेरिडोन, ऑन्डानसेट्रॉन, उपयुक्त सभी। सो तीनों ही एंटी एमेटिक ड्रग हैं, वोमिटिंग में या नौशिया में ये दिए जाते हैं, तो तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। हेपारिन ओवरडोज के मरीज हेतु एंटीडोट। तो किसी का हेपारिन ओवरडोज अगर हो गया है तो उसे हमें प्रोटामिन सल्फेट देना चाहिए, ऑप्शन ए प्रोटामिन सल्फेट आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। एब्रिविएशन GTT का अर्थ है, तो GTT का मतलब है 1 ड्रॉप, ओके। एक ड्रॉप को हम लोग GTT एब्रिविएशन करके लिखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। गैलन का प्रतीक है, तो गैलन का कैसे लिखा जाता है? GAL, ऑप्शन ए GAL आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। एब्रिविएशन UNG काम में लिया जाता है, UNG कहाँ काम में लिया जाता है? ऑइंटमेंट के लिए, जहाँ आप ऑइंटमेंट
प्रेस्क्राइब कर रहे हो तो वहां पे UNG आपको लिखना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से पाउडर का सिंबल क्या है? अगर आप पाउडर प्रेस्क्राइब कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा PULV डॉट, ठीक है, PULV डॉट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, एब्रीविएशन मिस्ट MIST डॉट उपयोग में लिया जाता है किसके लिए? मिक्सचर के लिए, ठीक है। तो कोई चीज अगर मिक्सचर आपको प्रेस्क्राइब करनी हो तो वहां पे आप MIST डॉट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81, निम्न में से जल का सिंबल क्या है? तो जल का सिंबल है AQ, एक्वा है ना, एक्वा से AQ डॉट। नेक्स्ट है 82, निम्नलिखित में से किसे व्यक्त करने के लिए एब्रीविएशन LIN डॉट प्रयोग में लाया जाता है? सो LIN डॉट आपका लिनीमेंट के लिए यूज किया जाता है। लिनीमेंट अगर आप प्रेस्क्राइब कर रहे हो तो वहां पे LIN डॉट आपको लिखना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83, एब्रीविएशन स्टार्ट STAT डॉट का अर्थ है? तो स्टार्ट का अर्थ क्या होता है? एट वंस, ओके। तो हम लोग स्टैट लेते हैं, इंजेक्शन स्टैट लिख के छोड़ देते हैं, तो उसी टाइम पे वो इंजेक्शन एक ही बार लेना है। सो एट वंस इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, PRN डॉट एब्रीविएशन का अर्थ है व्हेन रिक्वायर्ड, ओके। तो जब जरूरत हो तब लेना है, अगर आपको लिखना है तो PRN डॉट आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, यदि डॉक्टर एक दवाई के सिंबल में HS लिख रहा है, ठीक है, H डॉट S डॉट लिख रहा है, तब नर्स को क्या समझ में आएगा? ये दवाई आपको कब देनी है? एट बेड टाइम। इसका मतलब होता है सोने से पहले ये दवाई लेनी है, ठीक है, HS। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से किसे व्यक्त करने के लिए एब्रीविएशन HN काम में लगाया जाता है? HN का मतलब होता है टू नाइट, आज रात ये लेना है, ठीक। तो आज रात अगर आपको बताना है तो आप लिखेंगे HN। नेक्स्ट है 87, देखिए एब्रीविएशन SOS का तात्पर्य क्या है? SOS का तात्पर्य है इफ नेसेसरी इन इमरजेंसी, अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़े, इमरजेंसी कंडीशन हो, तभी वो दवाई लेनी होती है, तो उस दवाई पे हम लोग SOS लिख के छोड़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 88, यदि कोई ड्रग सिंबल AC लिखा हो, प्रेस्क्राइब किया गया हो, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है भोजन से पहले आपको ये मेडिसिन देनी है, ठीक है, ड्रग भोजन से पहले देनी चाहिए। सो AC जहाँ पे लिखा है वो वाला बिफोर फूड का मेडिसिन होता है। नेक्स्ट है 89, देखिए एब्रीविएशन CM का अर्थ क्या है? CM का अर्थ है टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह आपको ये मेडिसिन लेनी है, तो वहां पे लिखा जाएगा CM। नेक्स्ट है नंबर 90, देखिए इंट्रामस्कुलर रूट के दवाई की कितनी अधिकतम मात्रा दी जा सकती है? सो इंट्रामस्कुलर जब आपको कोई इंजेक्शन देना हो मसल के अंदर, तो वो सिर्फ 5 ml आप दे सकते हो, ठीक है, 5 ml से ज्यादा आप नहीं दे सकते हो, नहीं तो वहां पे एब्सेस होने का खतरा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए 5 ml ही आप लोग इंट्रामस्कुलर दे सकते हो। इंट्रावीनस तो ज्यादा डोज में दिया जा सकता है, लेकिन इंट्रामस्कुलर हमेशा 5 ml ही दिया जा सकता है। 2 ml 5 ml इतना ही, ज्यादा से ज्यादा आप उतना ही दे सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन सा एक नेचुरल ओपियम एल्कलॉइड नहीं है? सो नेचुरल ओपियम एल्कलॉइड देखिए क्या क्या दिया है ऑप्शन में, मॉर्फिन, कोडेन, पैथिडिन या नॉस्केपाइन। सो मॉर्फिन, कोडेन और नॉस्केपाइन आपका ओपियम प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन पैथिडिन आपका ओपियम नहीं है, ठीक है। तो पैथिडिन आपका यहाँ पे आंसर होगा क्योंकि नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा सिंथेटिक ओपियम एल्कलॉइड नहीं है? सो सिंथेटिक ओपियम एल्कलॉइड कौन सा नहीं है? देखिए पैथिडिन, मेथाडोन, मॉर्फिन या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो मॉर्फिन आपका नेचुरल ओपियम एल्कलॉइड है, ये सिंथेटिक नहीं है। सिंथेटिक मींस जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं या जो लैब में बनाए जाते हैं। सो ये मॉर्फिन जो है ये आपका नेचुरल वाला है, ठीक है। बाकी पैथिडिन और मेथाडोन ये आपका सिंथेटिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, एक मरीज एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के सीवियर पेन से पीड़ित है,
दर्द रोकने के लिए प्रिफर्ड एनाल्जेसिक आप क्या देंगे? अगर पैंक्रेटाइटिस की वजह से उसको बहुत तेज पेन हो रहा है तो वहां पे हम लोग क्या देंगे? मेपर्डिन हाइड्रोक्लोराइड हम वहां पे यूज करेंगे। मेपर्डिन हाइड्रोक्लोराइड आपका एनाल्जेसिक रहेगा एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के लिए। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 94, निम्न में से कौन सा एक सिंथेटिक ओपियोइड है? सिंथेटिक ओपियोइड आपका कौन सा है? देखिए, पेथिडिन, ट्रेमाडोल, मेथाडोन, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे ये कोई भी आपके सिंथेटिक ओपियोइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95, फेंटानाइल क्या है? फेंटानाइल आपका एक सिंथेटिक ओपियोइड एनाल्जेसिक है। ये लैब में बनाया जाता है, ये एनाल्जेसिक का काम करता है फेंटानाइल। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स निम्न में से कौन सा प्रभाव डालते हैं? ओपियोइड एनाल्जेसिक्स क्या करते हैं? देखिए ऑप्शन, सिडेशन एंड एनाल्जेसिया, ये नींद भी कराते हैं, पेन किलर भी कराते हैं, यूफोरिया एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी भी ये डिप्रेस कर देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं, यूफोरिया कराते हैं, और नौशिया, वोमिटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन भी करा सकते हैं। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। ये सारे ही फंक्शंस आपके ओपियोइड एनाल्जेसिक के प्रभाव में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, हेड इंजरी के मरीज को मॉर्फिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्यों? हेड इंजरी अगर किसी को सर पे चोट लग गया है उसको मॉर्फिन या मॉर्फिन डेरिवेटिव्स आपको नहीं देने हैं। क्यों नहीं देने हैं? ऑप्शंस देखिए, ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कराता है, यह इंट्राक्रैनियल प्रेशर को बढ़ाता है, यह मेंटल क्लाउडिंग तथा वॉमिटिंग कराता है, या उपयुक्त सभी। ये सारे ही इसके डिसएडवांटेज हैं, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। मॉर्फिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, आप अगर मॉर्फिन दे दोगे तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ सकता है, उसको वॉमिटिंग भी हो सकती है, ठीक है, या फिर वो एकदम मेंटल क्लाउडिंग हो सकती है, उसको कुछ भी चीजें समझ में नहीं आएगी। हेड इंजरी के मरीज को आपको ये नहीं देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, पेथिडिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? पेथिडिन मॉर्फिन का सिंथेटिक डेरिवेटिव है, एनाल्जेसिक के रूप में मॉर्फिन तुलना में पेथिडिन को प्रेफर किया जाता है, पेथिडिन विसेरल पेन में दर्द निवारक के रूप में काम लिया जाता है, उपयुक्त सभी। ये सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। आपका ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, ट्रेमाडोल के रूप में क्या सत्य है? ट्रेमाडोल का इंजेक्शन भी सभी को पता होगा। देखिए, यह एक सिंथेटिक ओपियोइड है, एक नेचुरली प्राप्त होने वाला ओपियोइड अल्टरनेटिव। यहाँ पे ये एक सिंथेटिक ओपियोइड है, ये नेचुरली प्राप्त नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। सत्य पूछा है, यह एक सिंथेटिक ओपियोइड है। पेन किलर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ट्रेमाडोल इंजेक्शन, ये सिंथेटिक ओपियोइड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 और आज के क्लास की ये लास्ट क्वेश्चन है, मॉर्फिन ओवरडोज का एंटीडोट क्या है? अगर मॉर्फिन आपने ज्यादा दे दिया है, ओवरडोज हो गया है, तो वहां पे एंटीडोट में हम क्या देंगे? नैलोक्सोन हम यूज करेंगे। नैलोक्सोन आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी नैलोक्सोन। ओके, आई होप आज काफी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और आंसर्स आप लोगों को जानने को मिले होंगे। आप लोग ये बड़े ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, इसके नोट्स भी बना लीजिएगा और इनको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है? ये एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिए, जो लोग भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ ये शेयर करिए, और याद करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग ध्यान से आराम से घर में बैठ के पढ़ाई कर पाए। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच और आप लोगों को मेरा नमस्कार।